एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हमारा सीटेट क्रैश कोर्स का ये डे 2 है। इस डे 2 में मैं आपको सीडीपी में बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सो आइए फटाफट से एक मज़ेदार सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है। पिछले लेक्चर में यानी कि पिछला जो आपका वीडियो था उसमें मैंने आपको विकास के सिद्धांत बताए थे। अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पहला सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। सबसे पहला क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। क्या कहना है? विकास की प्रक्रिया जो है आपकी सतत चलती रहती है, ये निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है। इसीलिए कहा गया है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर ने इसी के बारे में आगे चल के क्या कहा था? स्किनर ने आपका कहा है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? स्किनर का कथन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास, याद रखिएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक, अगला जो सिद्धांत है आपका वो है आपका व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें आपको कुछ नहीं रटना है, बिल्कुल सिंपल सा है कि आपका जो विकास है वो निरंतर चलता है, ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? आइए देखते हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक मानव का विकास जो है अपना स्वयं का स्वरूप होता है इसका। इसी कारण से एक ही उम्र के यदि दो बालक ले लें तो उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो सामाजिक विकास है, ये सभी के सभी विकास जो हैं इसमें व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। किसमें? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन तीनों ही आपके जो विकास हैं इनमें आपकी क्या होती है? विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है। आप सेम एज के दो बालक उठा लें, ठीक, अपनी कक्षा में देख लें, आपकी सेम एज के ही हम उम्र होंगे, उनमें आप देखना कि दो बालक का शारीरिक विकास भी अलग होगा, मानसिक विकास भी अलग होगा और सामाजिक विकास भी इन तीनों का अलग ही होगा। बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का विकास जो है आपका सेम टू सेम हो। ठीक है, दोनों का विकास आपका डिफरेंट होता है। इसीलिए व्यक्तिक विभिन्नता का नियम आपको याद रखना है। ठीक, अगला जो आपको सिद्धांत याद रखना है तीसरा आपका सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सा है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि विकास के 5 पक्ष होते हैं। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि विकास के 5 पक्ष होते हैं और विकास के 5 पक्ष जो हैं आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ये आपस में कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं। इतना बस आपको याद रखना है कि विकास के जो पक्ष होते हैं, 5 पक्ष होते हैं, ये क्या है? आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक विकास का जो पक्ष है वो दूसरे विकास के पक्ष से स्वतंत्र है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, तो याद रखिएगा कि बालक का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास ये आपस में क्या होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक, अब चौथा यहाँ पर सिद्धांत आता है, मैं इसको हटा देती हूँ। चौथा सिद्धांत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आपका सेफेलोपोडल लॉ ऑफ डेवलपमेंट, जिसे आप मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। ठीक है, चौथा यहाँ पर आपको याद रखना है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत जो है इसे आप सेफेलोकोडल कहते हैं। सेफेलोकोडल, CEPHALOCAUDAL। सेफेलोकोडल जो लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सीटेट के लिए। सेफेलोकोडल लॉ जो है ये आपका क्या कहता है? सेफेलोकोडल लॉ कहता है कि इसके अनुसार सबसे पहले जो है आपके सिर का विकास होता है। किसका? सिर का विकास, यानी कि सबसे पहले सिर बनता है, उसके बाद आपका धड़ बनता है, उसके बाद आपका धड़ के बाद आपका क्या बनता है? हाथ बनता है, और सबसे बाद में आपके जो है पैर का विकास होता है, यानी कि पैर बनता है। तो याद रखिएगा, मस्तका यानी कि मस्तिष्क यानी कि सिर, सबसे पहले सिर बनता है, फिर धड़, फिर हाथ, फिर आपके सबसे बाद में पैर बनते हैं। इसी के जस्ट बाद आपका जो 5वां सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निकट से दूर का सिद्धांत। कौन सा? निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत जो है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल। PROXI, प्रोक्सिमोडिस्टल, MODISTAL, प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट। लॉ
ऑफ डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट कहता है कि सबसे पहले केंद्र के जो निकट अंग हैं, कौन से, केंद्र के निकट जो अंग है इनका विकास होता है। क्या होता है? केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है सबसे पहले। उसके बाद केंद्र के दूर जो आपके अंग होते हैं, केंद्र के दूर के अंगों का विकास आपका बाद में होता है। ठीक है, केंद्र के दूर के अंगों का विकास आपका क्या होता है? ये बाद में होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक, अगला आपका जो सिद्धांत है आपका 6 हो गया। 7वां आपको याद रखना है कौन सा? आनुवांशिकता एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। कौन सा? आनुवांशिकता एवं वातावरण के, आनुवांशिकता एवं वातावरण, आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि आप सभी को पता है एनवायरनमेंट। तो आनुवांशिकता एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, अगर नंबर इधर उधर हो तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आनुवंशिकता एवं आपके वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आनुवंशिकता एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि आपके वुडवर्थ का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, वुडवर्थ का क्या कहना है? वुडवर्थ का कहना है कि बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वुडवर्थ का क्या कहना है कि बालक का जो विकास है वो ना केवल आनुवंशिकता पर डिपेंड है, ना ही वातावरण पर, बल्कि बालक का विकास जो है आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर ही निर्भर होता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि बालक का विकास आनुवंशिकता पर निर्भर है, गलत है ये कथन। बालक का विकास वातावरण पर निर्भर है, गलत कथन। अगर ये कहा जाए कि बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर है, तभी आपका ये कथन सही होगा और ये सबसे अच्छा कथन है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 आपके होते हैं, तो ये जो 23 जोड़ी आपके गुणसूत्र होते हैं यानी कि 46 टोटल होते हैं। ठीक है, इनमें से आप सभी को पता है कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं इनमें समानता पाई जाती है। क्या होती है? इनमें समानता पाई जाती है। ठीक है, आनुवंशिकता में क्या होगा आपका कि आप सभी को आपके पेरेंट्स से गुणसूत्र जो मिलते हैं उनमें आपको पता है कि आपके जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र आपके टोटल होते हैं यानी कि 46 होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं इनमें समानता होती है। केवल एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसमें आपकी समानता नहीं होती है और इसी को क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ध्यान से सुनिएगा, समानता वाले को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। इस चीज को आपको माइंड में बिठा लेना, ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो आपके एक जोड़ी भिन्न गुणसूत्र होते हैं इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको याद रखना है कि ये है आपकी हेरिडिटी और ये है आपका एनवायरनमेंट। हेरिडिटी हमें क्षमता प्रदान करती है। क्या? हमें क्षमता प्रदान करने का काम हमारी हेरिडिटी करती है। वहीं वातावरण हमें इन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देती है। अगर वातावरण नहीं होगा तो हम इन क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका विकास जो है क्या है? आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर होता है। कभी सोच के देखना कि आपके अंदर क्षमताएं हैं लेकिन वातावरण आपको नहीं मिला है तो आपकी क्षमताएं कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगी। और अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं और आपको वातावरण मिला है तो आज आप ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। ठीक, इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। तो कभी भी कथन अगर ऐसा आता है कि बालक का विकास आनुवंशिकता अकेला पर निर्भर है, गलत। वातावरण अकेले पर निर्भर है, गलत। क्योंकि बालक का जो विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर ही निर्भर होता है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आप गलत नहीं करके आएंगे तो आप लोगों को डिजिटल वाली थप्पड़ पड़ेगी, क्योंकि इतना ज्यादा मैं समझा दी हूँ। ठीक, समझ गए आप लोग? अगला जो आपको याद रखना है 8वां होगा ना, तो 8वां आपको याद रखना है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किससे? सामान्य से विशिष्ट की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस चीज को आपको अपने जहन में बिठा लेना है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 1 मिनट आप दीजिएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब ये क्या है सामान्य से विशिष्ट की ओर? सामान्य से विशिष्ट की ओर का कहना है, इस सिद्धांत में कहा गया है कि शिशु सबसे पहले क्या करता है? सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद जो है शिशु विशिष्ट क्रियाएं करता है। ये कैसी बात हुई मैम? ये बात कुछ ऐसी हुई, इसको आप व्यवहारिक उदाहरण से समझिए, क्योंकि आपका जो बाल मनोविज्ञान है एवं शिक्षा शास्त्र है ये आपका व्यवहार पर ही आधारित है। ठीक है, क्योंकि ये आपके व्यवहार का विज्ञान है। जब तक आप इसको व्यवहारिक उदाहरणों से नहीं समझेंगे तब तक आपको सीढ़ी समझ नहीं लगने वाली। ठीक, तो इसको व्यवहारिक उदाहरण से समझिए। जब आप चुटकू से थे, कैसे थे? चुटकू से थे, तो क्या आपने सीधा का सीधा जो है सही शब्द बोलना सीख लिए? आप कहेंगे कि नहीं। सबसे पहले आपने का से कबूतर सीखा, यानी कि पहले आपने वर्णमाला सीखी, पहले आपने सामान्य चीजें सीखी, वर्णमाला सीखी, है ना? सीखी कि नहीं सीखी? याद करिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद आपने शब्दों को बनाना सीखा है।
यानी कि पहले सामान्य चीज़ें सीखी, उसके बाद आपने विशिष्ट चीज़ें की, है ना। शब्द बनाना सीखा, उसके बाद आपने पूरा सेंटेंस बनाना सीखा, तब जाके आप पैराग्राफ बनाना सीखें। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं। क्या आप जब पैदा हुए सीधे दौड़ना शुरू कर दिए फट 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 फट? बिल्कुल भी नहीं, है ना। आपने सबसे पहले क्या किया होगा, पहले आप जब पैदा हुए होंगे तो पहले प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले आप फिसलते हैं। अब इसी फिसलने की क्रिया से, ये फिसलने की क्रिया आपकी सामान्य हो गई। कैसी हो गई? सामान्य क्रिया हो गई। तब जाके आप दौड़ना सीखते हैं। अब ये दौड़ना क्या हो गया? ये आपकी विशिष्ट क्रिया हो गई। यानी कि बालक सबसे पहले, आपका जो शिशु है, उसकी समस्त क्रियाएं विशिष्ट होने से पहले सामान्य प्रकार की होती हैं। सबसे पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है, देन वो विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। मुझे लगता है कि अब आप भूल नहीं पाएंगे इसको, है ना। अगला आपको याद रखना है यहीं पर, अगला जो सिद्धांत है सरल से जटिल का सिद्धांत। कौन सा? सरल से जटिल का सिद्धांत। ठीक है, सरल से जटिल का सिद्धांत ये कहता है कि बालक सबसे पहले सरल चीजें करता है, उसके बाद जटिल चीजें। ठीक, तो इसको भी आपको माइंड में रखना है, अगर कभी पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको पता रहे। ठीक, तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। ठीक है, बहुत डिस्कशन हो गया है, अब इससे ज़्यादा सिद्धांत आपको पढ़ने ही नहीं है। विकास के यही सिद्धांत हैं, यही आपको बस याद रखने हैं। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत होता है, तो कथन बिल्कुल सही है, इसमें हमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई हमें बुराई नहीं है। ठीक है, विकास परिवृत्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये तो बिल्कुल सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप सभी को मैंने समझाया है, संबंध जो आपका सिद्धांत है, सह संबंध का सिद्धांत या सहगठन का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, वो कहता है कि विकास वास्तव में जो है आपका एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। ठीक, क्या कहता है कि आपका जो विकास है एक क्रमिक प्रक्रिया होती है ना। और सह संबंध के सिद्धांत में या परस्पर संबंध के सिद्धांत में आपको बताया गया है कि विकास के जो पांचों पक्ष हैं आपस में संबंधित होते हैं। तो डी आपका बिल्कुल सही होगा कि ये बिल्कुल विकास के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है कहीं से भी। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर आपको देखना है, आई एम सो सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से कौन विशेषित करता है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या फिर आपकी वर्तुल प्रतिक्रियाएं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण। तो आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था से बालक को जो विशेषित करता है वो विचारों की अनुक्रमणीयता। कौन? विचारों की अनुक्रमणीयता। अगला क्वेश्चन देखिए कि बालक विकास की दर व्यक्तित्व विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का जो क्रम है डैश से डैश तक होता है। देख लीजिए ऑप्शन एक बार, आपको समझ में आ भी जाएगा। ये रहा कुछ इस तरीके से। आपसे ऑप्शन है परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, स्थूल यानी कि चालक विकास से परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास। तो याद रखिएगा कि बालक विकास की दर व्यक्तिगत जो विविधताएं होती हैं इसमें होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विविधताएं आपके बालक के विकास की दर में होती हैं, फिर भी चालक विकास का जो क्रम है कैसा होता है आपका? स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। कैसा होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, याद रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो कथन है ये विकास के सिद्धांत का नहीं है? तो विकास के सिद्धांत का इनमें से कौन सा नहीं होगा, बताइए आप लोग। तो देखिए पहला तो कथन सही है कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, क्योंकि विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्या आप जो छोटा बालक होगा लल्ला के गुण पल्ला में तो दिख जाते हैं, पता है, लेकिन क्या आप उसी समय निर्धारित कर लेंगे कि इसका विकास कैसा होगा, इसकी गति कैसी होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सी गलत है आपका। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से कि किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। ठीक, अगला है शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा, इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है, ताकि एक शिक्षक समझ पाए कि बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा।
जब आप बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के सिद्धांतों को समझेंगे तभी आप एक शिक्षक बनेंगे, और शिक्षक बनने पर आप जो हैं बच्चों को समझ पाएंगे। आप वहाँ समझेंगे कि प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वो डिफरेंट होता है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उसी सिद्धांत को आप याद रखेंगे। कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को 2 मिनट में सीख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी इसको 2 मिनट में ही सीखे। हो सकता है कि ये बच्चा जो है बिल्कुल भी ना सीख पाए, इसको बिल्कुल भी ना समझ में आया, इसने 2 मिनट में सीख लिया। तब आपको यहाँ पर ये समझना है कि प्रत्येक बच्चे का विकास आपका भिन्न है, तो आपको जो है वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बच्चे के साथ। आप सबको सामान लेकर अपनी कक्षा में जो है स्टडी नहीं करवा पाएंगे कि आपने एक बार पढ़ाया तो सबको समझ में आ गया। जी नहीं, हो सकता है एक बच्चे को आ गया हो, एक बच्चे को नहीं आया, एक बच्चे को थोड़ा आया हो। ठीक, क्यों? क्योंकि हर किसी बच्चे की सीखने की जो मैं कहूँगी कि क्षमता है वो डिफरेंट है, समझने की जो क्षमता है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनके विकास में विभिन्नता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये बताइए कि कौन सा आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए ध्यान से, एक तो आपको पहला दिख रहा होगा कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये तो सही है आपका। ठीक है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं भी सही नहीं है आपका कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रमिक सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपसे, विकास डैश से डैश की ओर होता है। बताइए विकास कैसे होता है? जटिल से कठिन की ओर होता है, जटिल ही लिखा है यहाँ। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, साधारण से आसान की ओर होता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? तो आपको अभी अभी मैंने बताया है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, जो शिशु होता है वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तब जाके विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी कि शिशु की प्रत्येक क्रिया विशिष्ट होने से पहले आपकी सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है? ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी करेक्ट है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये बिल्कुल गलत है आपका, ये तो पार्शियलिटी हो गई। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा जो है बाल विकास का एक सिद्धांत है? अब चारों ऑप्शन आप सभी के सामने है, इनमें से आपको वो ऑप्शन बताना है जो बाल विकास का एक सिद्धांत है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको सिद्धांत इसीलिए बताए थे ताकि पूरे वीडियो में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो, और उतने ही सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए ऑप्शन, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबंधन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो विकास जो है आपका परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्योन क्रिया की वजह से आपका घटित होता है। बाकी कोई सा भी आपका ऐसा नहीं है जो विकास के जो सिद्धांत हैं उनको पूरी तरीके से फुलफिल करता हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है आपसे कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? अब आप ऑप्शन देख लीजिए अपने चारों, ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है आपसे कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय होता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो पूर्व विद्यालय है, पूर्व विद्यालय में जब पहली बार बच्चा आता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन 2 वर्ष पश्चात जब बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वो चिल्लाता नहीं है। वो क्या करता है कि थोड़ा सा अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख जाता है। तो इसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, इसका सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है?
इसका सैद्धांतिक आधार ये होता है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण के कारण, किसके कारण, विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण के कारण ही बच्चे में ये जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये तो गलत है। आप सभी देखिए बिल्कुल पहले से बता सकती हैं इनमें से कौन सा गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही एक सही है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। बताइए। तो आप सभी को पता है कि विकास जो है सापेक्ष रूप से कैसा होता है, क्रमिक होता है। ठीक है, क्रमिक विकास होता है आपका। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए, आप जब एक टीचर बनेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, जरूरी नहीं है कि एक विद्यार्थी किसी चीज़ को जल्दी सीख ले रहा है तो दूसरा विद्यार्थी उतना ही जल्दी सीख ले। हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा हो, ये थोड़ा सा कम समय ले रहा हो, और कोई और बच्चा है जो इन दोनों से भी ज़्यादा समय ले रहा हो, ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा हो। कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसको बिल्कुल भी समझ में ना आया हो। तो इसका कारण होता है व्यक्तिक भिन्नता। क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, सीटेट की परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, हूबहू यानी कि डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं, जो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपने बना रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट जो है आपका बार बार रिपीट होता है। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी कि कभी भी सीटेट की परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है। अगर हो जाएगा एक आध बार तो हो जाता है, लेकिन आप कभी भी देखना जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन होता है आपका। अब आपको यहाँ पर बस अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं कि अगर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है तो इसका मतलब क्या है, व्यक्तिक भिन्नता। अब इसी को वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछ देंगे, लीना और मीना दिया, अगली बार राहुल और कुछ और ऑप्शन दे दे। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है अपने कॉन्सेप्ट बनाइए खाली आप। ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत मज़ेदार पेपर होता है सीटेट का पेपर, बिल्कुल भी इसमें रटने वटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस कॉन्सेप्ट बनाइए आप हर सब्जेक्ट में, ना केवल सीडीपी में, मैथमेटिक्स में भी जो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ उसमें भी बस आप कॉन्सेप्ट बनाइए अपने। ठीक, अब आप अपने ऑप्शन देखिए कि शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, क्या आप टीचर बनेंगे तो क्या कभी भी बच्चे की आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे? ये बहुत गलत बात होगी, ये तो कभी नहीं करना चाहिए किसी भी शिक्षार्थी को। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में, क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक को इसी चीज़ में सहायता करता है ताकि वो अलग अलग तरीके की जो अधिगम शैलियाँ हैं इनको अपनाए। हर बच्चे का विकास अलग होता है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। तो आपकी शिक्षण पद्धति भी इसी तरीके की होनी चाहिए कि इसको भी समझ में आए, इसको भी समझ में आए। इसीलिए आप कोशिश ये करें जब आप टीचर बन जाएं कि कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो उसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ के सिखाएं। जैसे अगर आप बच्चे को का से कबूतर सिखा रहे हैं तो का से कबूतर मत पढ़ाएं आप इसको। का से कबूतर सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं होने वाला, का से कबूतर पढ़ाएं, उसके साथ कबूतर बच्चे को दिखाएं। अब कबूतर तो पकड़ के नहीं लाएंगे आप, है ना, इतना तो समय नहीं होता एक प्राथमिक टीचर के पास। और जब आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनेंगे तो आपको क्या करना है कि जो है, अब जब स्कूल में आप जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक, कार्ड्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो उन बच्चों को कार्ड्स में दिखाएं कि कबूतर कैसा होता है। ठीक है, कबूतर जब आपने सिखाया तो का से कबूतर के साथ साथ का से कमल भी सिखाएं बच्चों को। ठीक है, का से कमल एक अनुक्रिया के साथ आपको क्या करना है, विभिन्न उद्दीपकों के साथ उसको क्या करना होगा, आपको संबंधित करना होगा। क्या करना होगा आपको, एक अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या हुई, का से कबूतर आप सिखा रहे हैं उसको, ये अनुक्रिया हुई। ये क्या है, उद्दीपक बन, जैसे आप स्टिमुलस बन कहेंगे। दूसरा क्या है, ये आपका S2 है, स्टिमुलस 2। तो आपको क्या करना है, एक अनुक्रिया के साथ आपको विभिन्न उद्दीपकों को जो है संबंधित करना है। यही आपका जो एक सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपके CDP का।
गुथरी के समीपता का सिद्धांत, किसका? गुथरी के समीपता का सिद्धांत। गुथरी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, इनको आप याद रख लीजिएगा। इनका ये समीपता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको अपना ऑप्शन सही करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आप समझ गए कौन सा ऑप्शन से करेंगे? सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, इस पर देखिए, मैं एक चीज़ आपको अगेन कहूँगी कि बिल्कुल रटने के चक्कर में ना रहें यहाँ पर, ठीक। कुछ अपनी सूझ का भी प्रयोग करें। थॉर्नडाइक की बिल्ली ना बने, आप सुल्तान बने, जो आपके कोहलर का सुल्तान था, कोहलर का सुल्तान बनने की कोशिश करें आप। अगर थॉर्नडाइक की बिल्ली बनने की कोशिश करेंगे तो उलझुल प्रयास करते रहेंगे और बहुत मुश्किल में सफलता मिलेगी, ठीक है। किसी कारणवश जो है आपको मैं संयोगवश सफलता मिलेगी वहाँ पर। अगर आप कोहलर के सुल्तान के जैसे वर्क करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए आप कि आपको थोंडाई की बिल्ली नहीं बनना, उलझुल क्रियाएं नहीं करना है, आपको सूझ के साथ, समझ के साथ आपको काम करना है। समझ के साथ जब आप कार्य करेंगे तो आप जरूर 100%, देखिए इसमें तो बिल्कुल पूरे चांसेस है कि आप 100% और समय के साथ आप जो है सफल होंगे, है ना। और अगर आप थोंडाई की बिल्ली बन के चले तो थोंडाई की बिल्ली अगर बने तो उलझुल क्रियाएं करेंगे, समय खराब होगा आपका, ठीक। तो बेस्ट होगा कि आप जो है किसका, कोहलर का जो सुल्तान था उसकी भांति व्यवहार करें, ठीक। क्वेश्चन देखिए अब, मानव विकास किस विशेष सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है कि मानव का जो विकास है किस विशेष सिद्धांत पर आधारित नहीं है। मानव का विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास निरंतरता की, जो निरंतर होता है, आप सभी को पता है कि विकास जो है आपका कैसा होता है, निरंतर होता है, ठीक। क्योंकि आपके स्किनर ने कहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीएफ स्किनर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनुक्रमिकता भी होती है लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि ये आपके विकास के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है कैसी? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी सूझ यानी कि जो आपने पढ़ा है उसकी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया शुरुआत में ही, कि आपको सेफेलोकोडल लॉ मैंने बताया था और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल बताया था, है ना, बताया था ना, सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो मैंने आपको सेफेलोकोडल में क्या बताया था? सबसे पहली बात मैं अगेन कहूँगी, सेफेलोकोडल को देखिए आपको भूलना नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर बाबू सोना मोना को भूल जाना, लेकिन सेफेलोकोडल को याद रखिएगा, ठीक। सेफेलोकोडल जिसे आप हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, इसमें कहा जाता है कि जो विकास है वो पहले सिर बनता है, मतलब विकास का ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि पहले सिर बनता है, क्या? हमारी खोपड़ी बनती है, हमारा सिर बनता है सबसे पहले, मस्तका यानी कि मस्तिष्क, ठीक। इस चीज़ को आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है। सिर आपका बनता है सबसे पहले, उसके बाद आपका धड़ बनता है, फिर हाथ, और सबसे बाद में आपके पैर बनते हैं। यानी कि एक चीज़ समझ में आ गई कि सिर से पैर की होगा, तो ये सी और डी तो आपके कैंसिल हो गए। ये पावर आपके अंदर होनी चाहिए जीवन में भी, रिजेक्शन की पावर आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन के जो है ऑप्शन हो उनको रिजेक्ट करने की या फिर पर्सन को रिजेक्ट करने की। ओके, आप समझ रहे होंगे अब तो अच्छे से, ठीक है। अगला है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि निकट से दूर का सिद्धांत। ये जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है भाई साहब, ये कुछ अलग ही है। ये कहता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये प्रॉक्सी लिखा है, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो लॉ है ये कहता है आपका कि सबसे पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है, जो केंद्र के निकट के अंग हैं उनका विकास होता है, उसके बाद केंद्र से दूर के अंगों का विकास होता है। किसका? केंद्र से दूर के अंगों का विकास होता है, ठीक। तो बाबू सोना मोना को साइड में रखिए और इसको पहले याद करिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, बताइए अब। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से वही देखिए, प्रश्न वही है आपसे, बस तरीका इन्होंने बदल दिया है। आपने एक चीज़ नोटिस की, पूरा जो प्रैक्टिस था वो हमने सिद्धांत से ही रिलेटेड किया, विकास के सिद्धांत, बस इन्होंने क्या किया, तरीका अलग कर दिया क्वेश्चन को, मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तरीका अलग कर दिया पूछने का, लेकिन आपके सिद्धांत जो हैं बेस्ड तो उन्हीं पर है ना। तो वही सिद्धांत आपको पढ़ लेने हैं खाली, और उन्हीं को बस बार बार आपको याद करना है, मतलब आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक। अब बताइए कि विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। आप इनमें से कौन सा सही करेंगे, बताइए जल्दी से।
तो याद रखिएगा कि विकास निरंतर होता है। कैसा होता है? विकास निरंतर होता है। ठीक है, अगला देखिए, ना तो वृत्ताकार होता है ना कुछ होता है। अगला देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आगे देखिएगा, दो और ऑप्शन होंगे। वैसे आप समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ एनिग्रेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। बताइए क्या कहेंगे आप? तो आपको पता होगा जिस तरीके से इसमें दिया गया है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, समझ गए आप लोग? इसमें तो कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। बताइए कि निम्न का मतलब है छोटी कक्षाओं में, जो आपकी निम्न कक्षाएं होती हैं, इनमें शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि है, ये आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। किसके? विकास एवं वृद्धि के। याद रखिएगा, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास में सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। बताइए कि इनमें से कौन सा है? अब सिरस्ते का मतलब देखिए, आपको कुछ और नहीं यहाँ पर समझना है। जो आप सेफेलोपोडल लॉ में पढ़ के आए हैं, सेफेलोपोडल लॉ ऑफ डेवलपमेंट आपको मैंने पढ़ाया है, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, वही है आपका ये सिरस्ते। ठीक है, सिरस्ते यानी कि सिर वाला, अब यानी कि मस्तकाधोमुखी यानी कि सेफेलोपोडल लॉ। ओके, इस चीज को विशेष रूप से याद रखिएगा। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि विकास पैर से सिर की ओर होता है। कैसा होता है? विकास पैर से सिर की ओर होता है। दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखिए, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको कुछ भी हेल्प होती है इन वीडियोस से, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बस इतना ही कर दिया करिए। बाकी अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करिए। इससे पता होता क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी की तरफ से। मैं भी मोटिवेट होती हूँ किसी भी कार्य को करने के लिए, और फिर उतनी ही ऊर्जा से मैं कार्य करती हूँ। और अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मुझे भी डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि मैं भी एक प्राणी हूँ। मोटिवेशन एक समय तक ही काम करता है ना। फिर आती है आपकी रुचि। अब ध्यान से यहाँ पर समझना है जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रही हूँ। आप किसी इंसान को कितना भी मोटिवेट कर लें, ठीक है, आपको मैं अभी ये थ्योरी पढ़ाऊंगी, कितना भी मोटिवेट कर लें, अगर उसके अंदर रुचि नहीं होगी उस काम के प्रति, तो वो क्रिया ही नहीं करेगा, और वो इंसान कभी उसकी लर्निंग हो ही नहीं सकती। ये आप बिल्कुल फिट बिठा लीजिए माइंड में। ठीक है।